दोस्तों नमस्कार। हमने पहले ही जिक्र किया था कि दरअसल आज की रात और कल सुबह दुनिया के लिए एक भयानक स्थिति को सामने लाने वाली है। और चंद घंटों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो सोशल मीडिया में चंद शब्दों के जरिए लिख दिया, उसने शायद पूरी दुनिया को इसका एहसास तो करा ही दिया। या तो अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पूरी राजनीति, या फिर अमेरिका का पूरा इतिहास, या मौजूदा वक्त में अमेरिका की ताकत, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक हवा है। या फिर दुनिया इस वक्त ऐसे विस्फोटक मुहाने पर खड़ी हो चुकी है जहां पर सिर्फ ट्रंप को एक तीली दिखलानी है, और उसके बाद की परिस्थितियां क्या होगी कोई नहीं जानता है। और कोई नहीं जानता है इससे ज्यादा बड़ी चीज तो अब यह हो चली है, क्या वाकई पूरे मिडिल ईस्ट में या वेस्टर्न एशिया में कोई पावर प्लांट नहीं बचेगा? और ना सिर्फ पावर प्लांट बल्कि एनर्जी का संकट जो दुनिया के सामने मंडरा रहा है वो इस तर्ज पर गहरा जाएगा जिसकी कल्पना दुनिया में कभी किसी ने की नहीं होगी। क्योंकि इससे पहले कभी किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने, ना सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति ने बल्कि दुनिया के किसी राष्ट्राध्यक्ष ने किसी दूसरे देश को ऐसी चेतावनी और ऐसी धमकी दी नहीं होगी जो ट्रंप ने ईरान को दे डाली। जिन शब्दों का प्रयोग किया गया और जो टाइमलाइन तय की गई, वो मैसेज बहुत साफ बतलाता है कि अगर उसे हकीकी तौर पर लागू कर दिया गया तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ ईरान, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट, पूरा वेस्टर्न एशिया उसकी गिरफ्त में आएगा और उसका व्यापक असर जो है पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आज बात की शुरुआत तो पाषाण काल से ही करते हैं, इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति एक दो बार नहीं, लगभग 4, 5, 6 बार कह चुके हैं पाषाण काल में पहुंचा देंगे ईरान को। हमें लगा आज इसलिए इससे शुरुआत होनी चाहिए क्योंकि पाषाण काल में जो पर्शियन सुपर पावर के तौर पर मौजूद थे वह अचमेनिद साम्राज्य हुआ करता था। उस साम्राज्य की शुरुआत 550 बीसीई से हुई थी जो 330 बीसी तक चला था, और शुरुआत साइरस ने की थी। आप सोच रहे होंगे इसे बताने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि ईरान ने चेतावनी दी हम पाषाण काल में, तो यह जान लीजिए पाषाण काल का मतलब यह होता है कि तेल, गैस और इन सब का कोई प्रोडक्शन, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी कोई जगह पाषाण काल में नहीं थी। तो क्या वाकई ऐसी धमकी, ऐसा हमला होने वाला है? एक मानचित्र आज शुरू में आपको दिखला देते हैं। यह उस पाषाण काल के उस पर्शियन सुपर पावर की पहचान है जो बतलाती है कि दुनिया की 44% आबादी इसके दायरे में थी और यह उस वक्त सुपर पावर था। जी, जिक्र इस वक्त के ईरान का हो रहा है। तो एक क्षण के लिए जरा इस मानचित्र को देख तो लीजिए, पाषाण काल के दौर में साम्राज्य कितना व्यापक था। दरअसल इस मानचित्र को देखकर यह मत समझ लीजिएगा कि इस वक्त भी ईरान सुपर पावर है। सुपर पावर तो अमेरिका है, और अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो हथियार हैं, अगर वाकई उसने निशाने पर लेना शुरू कर दिया ईरान को और उसके पावर प्लांट को, उसके ब्रिजेस को, तो क्या होगा? यह कल्पना इसलिए नहीं कर रहे हैं कि दरअसल पाषाण काल का जिक्र है। यह कल्पना सिर्फ इसलिए है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक टाइमलाइन दी है, एक शब्दों के आश्रय धमकी और चेतावनी दी गई है। अगर दोनों को एक साथ मिलाइए तो उन्होंने कहा है कि कल 11 बजे सुबह जब अमेरिका में होंगे, उस समय तेहरान में वक्त होगा शाम के 6:30 बजे, भारत में वक्त होगा 8:30 बजे, और जो सीजफायर था 6 अप्रैल तक का वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद तकरीबन 3 घंटे के बाद वह मिलिट्री के साथ बैठेंगे, एक न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसके जरिए वो संकेत पूरी दुनिया के लिए शुरू हो चुका होगा या शुरू होगा। यानी 1 बजे दोपहर कल जब वाशिंगटन में बजेंगे, उस वक्त तेहरान में देर शाम के 8:30 बज चुके होंगे, भारत में रात गहराने लगी होगी और रात के 10:30 बजेंगे। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति मिलिट्री अधिकारियों के साथ बैठकर एक न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी बकायदा बताया जाएगा कि किस स्थिति में, किस तरीके से, कौन सा हमला कहां पर होने वाला है। क्या वाकई यह स्थिति आने वाली है? क्योंकि दुनिया में किसी राष्ट्राध्यक्ष ने जिन शब्दों और जिस चेतावनी का जिक्र हम कर रहे हैं, हमें लगता है आज आपको सुनना चाहिए। उन्होंने अपने ट्रुथ पर लिखा, जो सोशल मीडिया में वो लिखते हैं, ट्यूजडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे, ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान, देयर विल बी नथिंग लाइक इट, ओपन द फकिंग स्ट्रेट, यू क्रेजी बास्टर्ड्स, और यू विल बी लिविंग इन हेल, जस्ट वॉच, प्रेज बी टू अल्लाह। हिंदी में अगर इसको अनुवाद कर दिया जाए
तो मैसेज है कि मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट दिवस और ब्रिज दिवस होगा, सब एक साथ। ऐसा होगा जो कभी नहीं हुआ। और फिर उन्होंने फक शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि फकिंग स्ट्रेट यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोल दो। उसके बाद लिखा, पागल कमीनो, या तुम नरक में रहोगे, देखते जाओ। और खुदा को याद कर लो, यह मैसेज सिर्फ मैसेज है क्या? एक अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लिखा गया मैसेज, जिन्होंने शुरू में 5 दिन, उसके बाद 10 दिन सीजफायर किया, अल्टीमेटम 48 घंटे का दिया। उसकी मियाद पूरी हो रही है, मियाद का वक्त बतलाया, उसके बाद मिलिट्री के साथ दुनिया को उस दिशा में ले जाने का जिक्र कर रहे हैं जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। तो क्या सब कुछ इतना आसान है जो अमेरिकी राष्ट्रपति सोच रहे हैं? या फिर दुनिया के तमाम जगहों से जो आवाज इसके बाद निकल कर आई कि किसी तरीके से इन परिस्थितियों को टाल दीजिए? लेकिन यह बात इसलिए आसान या मुश्किल नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इन बातों को कह दिया। सवाल तो यह है कि कितने पावर प्लांट इस वक्त ईरान के भीतर है जो निशाने पर एक साथ लाए जा सकते हैं। लेकिन इसके ठीक पहले यह भी समझिए कितने पावर प्लांट मिडिल ईस्ट के भीतर है जो निशाने पर खुद अपने तौर पर ईरान लेकर आ जाएगा। उसका क्या व्यापक असर होगा? हम इस दिशा में बढ़े उससे पहले जिन बातों का हमने जिक्र किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो लिखा है, आप खुद एक बार देख तो लीजिए। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक मंगलवार का दिन पावर प्लांट दिवस और ब्रिज दिवस है, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि ईरान के भीतर इस वक्त तकरीबन 90 से 130 पावर प्लांट चल रहे हैं। ब्रिजेस की तादाद, छोटी बड़ी ब्रिजेस जो भी होंगे, उनकी कुल तादाद तो लगभग 750 है। लेकिन अगर बड़े ब्रिजों का जिक्र करें पूरे ईरान के भीतर तो उनकी संख्या तकरीबन 51 है। तो क्या सब एक साथ निशाने पर लाए जा सकते हैं, या फिर इतनी बड़ी तादाद में एक मुश्त एक साथ हमला हो सकता है? जो डिफेंस से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं उनकी राय है कि अमेरिका एक साथ जितने भी तरीके से हमले कर ले, लेकिन वह किसी भी हालत में 1 दर्जन से ज्यादा किसी एक देश के भीतर निशाने पर मिसाइलों के आश्रय, वो पावर प्लांट हो या ब्रिज हो, नहीं ले सकता है। और इतनी बड़ी तादाद में अगर ईरान के भीतर वो ये बात का जिक्र हो रहा है कि वहां पर पावर प्लांट और ब्रिज दिवस मंगलवार को मनाया जाएगा, और कल रात जब भारत में 10:30 बजेंगे तब अमेरिकी मिलिट्री के साथ बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति सारी जानकारी दे देंगे, तो हमें लगता है इसके ठीक उलट एक दूसरी परिस्थिति को भी टटोल लीजिए। क्योंकि अगर सिर्फ पावर प्लांट का ही जिक्र करें, अमेरिका का निशाना कहां से किस रूप में लगेगा, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह भी है कि ईरान ने इस दौर में जो मिडिल ईस्ट के भीतर तबाही मचाई है और जो अमेरिका को चेतावनी दी, और मिडिल ईस्ट भी अब भौचक्के हैं कि उनके पास रास्ता कौन सा बचता है। तो ऐसे में अब यह भी समझने की जरूरत है कि आखिर वो कौन कौन से बड़े प्लांट इस वक्त ईरान के निशाने पर भी मिडिल ईस्ट के आ सकते हैं। खासतौर से यूनाइटेड अरब अमीरात के 4 बड़े प्लांट हैं, बाराखा पावर प्लांट, अल दाफरा सोलर प्राइवेट प्लांट, अल ताबिया पावर प्लांट और जबल अली पावर प्लांट। ये यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। जो सऊदी अरब में तकरीबन 45 पावर प्लांट है, 45, लेकिन उसमें से 3 पावर प्लांट जो क्यूराहा, मराफिक और साउथ जिद्दा, यह निशाने पर आ जाएगा। कुवैत में भी लगभग दर्जन भर ज्यादा बड़े पावर प्लांट है, लेकिन उसमें जो 5 पावर प्लांट खास तौर पर हैं, अल जहूर साउथ पावर प्लांट, सविभा पावर प्लांट, दोहा वेस्ट ईस्ट पावर प्लांट, शोएबा नॉर्थ कॉन जनरेशन प्लांट और शागिया रिन्यूएबल पावर पार्क। यह मैसेज है सिर्फ सऊदी अरब, कुवैत और यूएई नहीं, बाकी देशों में और बहरीन, जहां पर अमेरिका की 5th फ्लीट मौजूद है और जिसको पूरी रोशनी, पूरी एनर्जी वहीं से मिलती है, उसके भी 5 पावर प्लांट निशाने पर आ सकते हैं। उसमें अलदूर पावर एंड नेट्रा स्टेशन, अल हिट पावर स्टेशन, अल इजेल पावर स्टेशन, सिटरहा पावर स्टेशन, रिफा पावर स्टेशन और एएलबीए पावर स्टेशन, यह बहरीन के पावर प्लांट हैं। और शायद इसीलिए आज आईआरजीसी के कमांडर जब सामने आए तो उन्होंने खुले तौर पर अमेरिका को चुनौती दे डाली که این اقدام سطح ناکامی پی در پی ارتش آمریکا را افزایش داد. بر همگان ثابت شد که ارتش زبون و ورشکسته آمریکا در این جنگ تحمیلی در برابر اراده الهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیروی مسلح و برتر محسوب نمی شود. आईआरजीसी के निशाने पर इजराइल भी है। वहां के भी 1 दर्जन से ज्यादा पावर प्लांट निशाने पर आ सकते हैं अगर यह तय हो गया कि पावर प्लांट पर हमला करने की खुली छूट अमेरिका ने दे दी है या उसने अपनी सेना पर कोई बंदिश लगाई नहीं है।
और याद कीजिए, इससे पहले जब पहली बार नेचुरल गैस फील्ड पर निशाना इजराइल ने बनाया था तो अमेरिका ने खुले तौर पर कहा था कि यह हमारा टारगेट नहीं है, और उन्होंने इजराइल से कहा था आप इस टारगेट को रोकिए, एनर्जी के क्षेत्र में आप निशाने पर मत लीजिए। इसके बाद नेतान्याहू ने कहा था ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम मान रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जब नेचुरल गैस फील्ड पर ईरान ने निशाना बनाया तो उसके बाद दुनिया के सामने मुश्किल हालात हो गए। और अपने पड़ोसी देशों को ही जब निशाने पर उसने इस तर्ज पर लिया तो अगला सवाल यह भी था कि अगर नेचुरल गैस और ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइलें दगने लगेंगी तो फिर वाकई ये पाषाण काल की परिस्थिति में पूरा मिडिल ईस्ट या कहीं पूरा वेस्ट एशिया आकर खड़ा हो जाएगा, या फिर एक ऐसी परिस्थिति पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी कि रास्ता अब निकलता कहां से है। शायद इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिन शब्दों के आश्रय अपने गुस्से का इजहार किया है या अपने फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है, यह भी सवाल है, क्योंकि वो लगातार उस युद्ध के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं जिस दलदल का जिक्र ईरान अब खुले तौर पर करने से चूक नहीं रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस सीजफायर के दौर में भी जिन मैसेजेस को कन्वे कर रहे हैं इसके ठीक उलट अपने तौर पर ईरान 4 बातों का जिक्र हर बार कर रहा है। वो बार बार कहता है कि युद्ध हम पर थोपा गया, वो बार बार कहता है कि हम किसी भी हालत में समर्पण इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह हमारे अस्तित्व का सवाल है। वो बार बार कहता है कि दरअसल हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए उसकी भरपाई कौन करेगा, हमारे ऊपर जो निशाने साध के हमारे देश के भीतर स्कूल बच्चे सबको दफन कर दिया गया उसकी भरपाई कौन करेगा। यानी एक नेचुरल तरीके से ईरान अपनी सोवेरेनिटी, अपनी संप्रभुता के लिए दुनिया के सामने इस प्रस्ताव को रख रहा है कि वो तो अपनी संप्रभुता को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इसके ठीक समानांतर ईरान ने हमले भी जारी रखे हैं। ईरान ने इसी बीच, यानी जो राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति के जरिए जो चेतावनी दी गई उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल बिल्डिंग कुवैत में है, वहां पर मिसाइल दागी गई। जो कुवैत के 2 पावर और वाटर डेसलिनेशन प्लांट है उसको निशाने पर लिया गया। यूनाइटेड अरब अमीरात ने कंफर्म किया कि आबू धाबी के वॉर्स प्लांट पर 3 अटैक किए गए हैं, और इतना ही नहीं, यह भी जानकारी दी गई कि कुवैत के बरगान और सबरिया ऑयल फील्ड में जो थर्मल पावर प्लांट के तौर पर भी वहां एक मौजूदगी है उस पर भी अटैक हुए हैं। और इन सबके बीच यह भी जानकारी आई कि बहरीन में बापको थर्मल पावर प्लांट जो है उस पर भी हमला हुआ। तस्वीर देख लीजिए। इन तस्वीरों को देखते वक्त आप कह सकते हैं कि ईरान की मिसाइल थमी नहीं है, और अमेरिका जिस हमले का जिक्र कर रहा है और जिस स्टोन एज का जिक्र कर रहा है उसको लेकर अभी मिसाइलें शुरू हुई नहीं है। यानी युद्ध अभी तक जो चला आ रहा था, जो 35 दिन बीत चुका है, उन परिस्थितियों से आगे जिस विकट स्थिति में दुनिया खड़ी है उसमें आज की रात भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान ने अपने तौर पर आज की रात एक सरप्राइज अटैक का भी जिक्र किया। तो 3 सवाल सबसे बड़े हैं। पहला सवाल तो अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर ही है। अभी तक जिस सीजफायर, जिस नो अटैक और उसके बाद पाषाण काल और सब कुछ खत्म कर देने की परिस्थिति का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया है, यह पूरे तरीके से अमेरिकी मिलिट्री या अमेरिकी साख के साथ भी जुड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया किस तरीके से देखेगी इससे भी जुड़ा है, और इतिहास इस बात का साक्षी है कि युद्ध में कभी किसी एक शख्स का जो पूरा अहंकार होता है या उसकी जो चाहत होती है, अगर उस दिशा में युद्ध चला जाए तो युद्ध दिशाहीन होता है और हर किसी को गिरफ्त में लेने के लिए वो आमदा हो ही जाता है। यानी हर हाल में यह युद्ध सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। यह मैसेज की पहली खुली शुरुआत है। दूसरा सवाल है, क्या इस दौर में दुनिया के कोई भी देश, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया के भीतर बने हुए नियम, कायदे, कानून सब कुछ ताक पर रखे जा चुके हैं और अब दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति के इरादों के आश्रय या फिर उनके इरादों से बचने के लिए ईरान के बचाव वाले हमले के आश्रय उसी पर पूरी टिक चुकी है? यकीनी तौर पर टिक चुकी है। वो तमाम नियम, कायदे, कानून, ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ इस दौर में गायब हो चला है और जो संवाद युद्ध को लेकर हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 2-3 देशों के आश्रय चल तो रहा है लेकिन पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। इसीलिए तीसरा सवाल उस यूरोप को लेकर भी है जिसकी धमक सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले पूरी दुनिया में थी। इस दौर में धमक चीन और रशिया की भी है और उसकी कौन सी भूमिका होगी, या फिर सिर्फ और सिर्फ वो अपने मुनाफे के आश्रय इस युद्ध को होता हुआ देख रहे हैं
और एक ऐसी परिस्थिति का इंतजार कर रहे हैं जहां पर सब कुछ उनके अनुकूल हो जाए, या फिर एक नई स्ट्रैटेजी दुनिया के सामने अमेरिका अपनी ताकत के आश्रय ताकतवर देशों को समझा रहा है, बाकियों को खड़ा मत होने दो। और जो आखिरी सवाल है वह उस मानवता से जुड़ा है जिस मानवता के आश्रय अभी तक दुनिया ने अलग अलग विचारधाराएं देखी, सत्ता और साम्राज्य देखे, और अमेरिका के जरिए उसने इस दौर में उस कैपिटलिज्म या पूंजीवाद को देखा जो एक पूरे सिस्टम के आश्रय दुनिया के भीतर ताकतवर देशों का मतलब होता क्या है इसको वो परिभाषित कर गया। अब शायद वह भी कल के बाद बदल ना जाए। कल तो कल ही आएगा, लेकिन वक्त याद रखिए, उस वक्त अमेरिका में सुबह 11 बजेंगे, भारत में रात के 8:30 बजेंगे। सीजफायर की मियाद खत्म हो जाएगी। जब वाशिंगटन में 1 बजेंगे और भारत में रात के 10:30 बजेंगे, उस वक्त मिलिट्री और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दोनों मिलकर दुनिया को बताएंगे इस दुनिया की दिशा, इस युद्ध के आश्रय क्या तय उन्होंने की है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।